आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला में। और आज हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट जीके सीरीज। तो देखिए क्या पूछ रहा है पहला प्रश्न में, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 15 के अंदर आता है, आपको याद रखना है और कई बार का पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो यहाँ पे समानता का, समता का या समानता का अधिकार है। 16 से पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया था अभी हाल ही में, तो नौकरी की समानता जो है अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। और 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है? तो कौन हो सकता है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शेड्यूल एरिया। तो उसमें भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो परिवर्तन कर सके। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के आधार पर होता है। अगर कभी इंग्लिश में पूछ ले तो आपको याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी? कई लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा बिस्मिल ने लिखी थी। किसने? बिस्मिल अजीमाबादी ने। राम प्रसाद बिस्मिल मत कीजिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1921 में लिखी थी, कहाँ पे? तो पटना में लिखी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की? तो किसने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की? याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की। कब की? 1774 में की, ठीक है। तो ये डेट कभी कभी पूछा जाता है, आप चाहे तो इसको याद करके रख सकते हैं। जजिया कर को किसने ख़त्म किया? जजिया कर क्या था? ये ब्राह्मणों पे लगाया जाने वाला कर था। ब्राह्मणों पे लगाया जाता था ये कर, और इसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। और किसने ख़त्म किया था ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अकबर ने ख़त्म किया था। और दो लोग थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन लोगों का नाम है जजिया कर से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको यहाँ पे है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौरा चौरी घटना। तो आपको पहले याद रखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के बाद चौरा चौरी की घटना होती है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले होता है 1 नंबर, फिर होता है 3 नंबर और उसके बाद होता है 2 नंबर, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? असत्य को पूछा जा रहा है। तो देखिए अबुल फजल कौन थे? मुख्य सलाहकार थे अब्दुल अकबर के, सही बात है। फैजी कौन थे? कवि थे, और ये भी सही बात है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या दिया है कि बीरबल के बारे में। तो याद रखिएगा कि बीरबल जो थे उनके दरबार में थे, लेकिन वित्त मंत्री नहीं थे। बीरबल जो थे उनके वित्त मंत्री नहीं थे, ये राजा थे। और ये जो थे ना फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, FOREIGN, फॉरेन मिनिस्टर थे बीरबल, ठीक है। तो अकबर इनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते थे विदेशी मामलों को सुलझाने में। फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री थे बीरबल। फैजी कवि थे और अबुल फजल मुख्य सलाहकार थे। हम देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में है। बोत्सवाना देश में स्थित है। आप लोग कोई बोलिएगा कि साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाम है, महाद्वीप का नाम है साउथ अफ्रीका, भी आपको याद रखना चाहिए। साउथ अफ्रीका के अंदर देश है बोत्सवाना, जहाँ कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। बहुत बड़ा रेगिस्तान है, अब बहुत पॉपुलर रेगिस्तान भी है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? कितना बार का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है अमरकंटक से निकलती है। अब पूछिएगा कि अमरकंटक कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। 1057 मीटर की ऊंचाई का रेंज है मध्य प्रदेश में, और वहीं से नर्मदा निकलती है। नर्मदा हमेशा अमर रहती है। आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला में। और आज हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट जीके सीरीज। तो देखिए क्या पूछ रहा है पहला प्रश्न में, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा? तो ये अनुच्छेद 15 के अंदर आता है, आपको याद रखना है और कई बार का पूछा गया प्रश्न है।
साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो यहाँ पे समता का या समानता का अधिकार है। 16 से पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया था अभी हाल ही में, तो नौकरी की समानता जो है अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। और 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है? तो कौन हो सकता है, तो ये है भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शेड्यूल एरिया। तो उसमें भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो परिवर्तन कर सके। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के आधार पर होता है। अगर कभी इंग्लिश में पूछ ले तो आपको याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी? कई लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा बिस्मिल ने लिखी थी। किसने? बिस्मिल अजीमाबादी ने। राम प्रसाद बिस्मिल मत कीजिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1921 में लिखी थी। कहाँ पे? तो पटना में लिखी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की? तो किसने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की? याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की। कब की? 1774 में की, ठीक है। तो ये डेट कभी कभी पूछा जाता है, आप चाहे तो इसको याद करके रख सकते हैं। जजिया कर को किसने ख़त्म किया? जजिया कर क्या था? ये ब्राह्मणों पे लगाया जाने वाला कर था। ब्राह्मणों पे लगाया जाता था ये कर, और इसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। और किसने ख़त्म किया था ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अकबर ने ख़त्म किया था। और दो लोग थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन लोगों का नाम है जजिया कर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको यहाँ पे है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौरा चौरी घटना। तो आपको पहले याद रखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के बाद चौरा चौरी की घटना होती है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले होता है 1 नंबर, फिर होता है 3 नंबर और उसके बाद होता है 2 नंबर, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? असत्य को पूछा जा रहा है। देखिए अबुल फजल कौन थे? मुख्य सलाहकार थे अब्दुल अकबर के, सही बात है। फैजी कौन थे? कवि थे, और ये भी सही बात है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या दिया है कि बीरबल के बारे में। तो याद रखिएगा कि बीरबल जो थे उनके दरबार में थे, लेकिन वित्त मंत्री नहीं थे। बीरबल जो थे उनके वित्त मंत्री नहीं थे, ये राजा थे। और ये जो थे ना फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, FOREIGN, फॉरेन मिनिस्टर थे बीरबल, ठीक है। तो अकबर इनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते थे विदेशी मामलों को सुलझाने में। फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री थे बीरबल। फैजी कवि थे और अबुल फजल मुख्य सलाहकार थे। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में है। बोत्सवाना देश में स्थित है। आप लोग कोई बोलिएगा कि साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाम है, महाद्वीप का नाम है। साउथ अफ्रीका भी आपको याद रखना चाहिए। साउथ अफ्रीका के अंदर देश है बोत्सवाना, जहाँ कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। बहुत बड़ा रेगिस्तान है, अब बहुत पॉपुलर रेगिस्तान भी है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? कितना बार का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है अमरकंटक से निकलती है। अब पूछिएगा कि अमरकंटक कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। 1057 मीटर की ऊंचाई का रेंज है
मध्य प्रदेश में, और वहीं से नर्मदा निकलती है। नर्मदा हमेशा अमर रहती है। इसलिए क्या पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। कितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा 1757 में हुई थी। अब पूछा जाएगा कि किसके किसके बीच हुई थी, तो क्लाइव के बीच हुई थी प्लस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1757 में हुई थी। अकबर के अधीन मीर बख्शी किसकी देखभाल करता था, तो ये सैन्य मामलों के लिए था। मीर बख्शी किस मामलों के लिए था, तो सैन्य मामलों के लिए था, अकबर के अंदर था। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है, तो याद रखिएगा बुद्धों की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। बुद्धों की है पुस्तक। टीपू सुल्तान को किसके बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो टीपू सुल्तान और कर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था, तो यह 1853 किया गया था, और उस समय कर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कर्नवालिस, और उसी समय सिविल सेवा को माना गया था। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से राजा ने विजयनगर साम्राज्य के गांवों पर अपना अधिकार कर लिया, तो किसके माध्यम से किया, तो याद रखिएगा महानायकाचार्य। किसने, महानायकाचार्य के माध्यम से राजा ने विजयनगर साम्राज्य के गांवों पे अपना अधिकार कर लिया। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यदा किसने लिखी। देखिए कितना कुछ मिल जा रहा है। पहला तो विजयनगर का शासक कौन था, कृष्णदेव राय। दूसरा कृष्णदेव राय की कृति कौन थी, तो अमुक्तमाल्यदा थी। और तीसरा कि यह किस भाषा में थी, तो ये तेलुगु भाषा में थी। ठीक है, तीनों का तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते के तहत सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों को संगठित किया, जिसने आज़ाद हिंद फौज में एक्सिस पावर्स द्वारा कैदियों के रूप में लिया गया, तो किसके मदद से, जापान की मदद से जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। मैंगलोर की संधि पर किसने बीच हस्ताक्षर हुआ, तो याद रखना है मैंगलोर की संधि पे ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे मैंगलोर की संधि के दौरान। करी कला की जीत को किस तरह से चित्रित किया जाता है, तो इसे पटीना पल्लाई द्वारा, करी कला की जीत को पटीना पल्लाई द्वारा चित्रित किया जाता है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए, तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।